नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 7,596 पदों पर जल्द सरकारी भर्ती होने जा रही है। पहली बार वंचित व अन्य अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित। CET स्कोर पर होगा सिलेक्शन। हरियाणा में सोशल मीडिया पर होगा जनता की समस्या का समाधान। सरकार ने तैयार की ये योजना। हरियाणा के किसानों के लिए गुड न्यूज। 800 हेक्टेयर में लगेंगे क्लोन सफेदा के पौधे, मिलेगा डबल इनकम का मौका। श्री माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, फिर शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। RRB NTPC से जुड़े उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट, एग्जाम डेट जारी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में बदलेगा ITI का सिलेबस, उद्योग की जरूरत के हिसाब से युवाओं को करेंगे तैयार, बढ़ेगा रोजगार। CM नायब सिंह सैनी ने हरियाणा बोर्ड के टॉपर से की बात, होनहारों को 1-1 लाख रुपए का मिलेगा पुरस्कार। हरियाणा में 25 मई तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा, सुरक्षा बलों को छूट, पहले लेनी होगी अनुमति, नहीं तो होगी कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोबारा खुला हिसार एयरपोर्ट, दिल्ली अयोध्या के लिए उड़ानें हुई शुरू। झज्जर में सफाई कर्मचारियों का विरोध दूसरे दिन जारी, उल्टी झाड़ू लेकर किया प्रदर्शन, बोले ठेका प्रथा बंद हो तो वहीं PF की कटौती शुरू हो। रेवाड़ी में IGU मीरपुर में प्रवेश शुरू, 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन, 6 जून तक जमा होगी हार्ड कॉपी, 60 सीटें उपलब्ध। सरकार ने बताया भारतीय एयर डिफेंस ने पाकिस्तान हथियार नष्ट किए, चीन तुर्की ने सप्लाई किए थे। JNU ने तुर्की की इनोनु यूनिवर्सिटी से करा तोड़ा। बंगाल की खाड़ी पहुंचा मानसून, 27 मई को केरल पहुंचेगा। बिहार छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, बाड़मेर जैसलमेर में पारा 41 डिग्री के पार पहुंचा। और भारत के 52वें CGI बने जस्टिस BR गवई, राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई, देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस होंगे, 6 महीने का होगा कार्यकाल। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आमतौर पर प्रदेश में 18 मई तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान हवाओं में बदलाव आने की भी संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में प्रदेश में एक कम सक्रिय वाला पश्चिमी विक्षोभ अपना आंशिक प्रभाव दिखाएगा, जिस कारण 16 मई तक बीच बीच में आंशिक बादलवाई और हल्की से मध्यम गति से हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। राज्य के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर हवा के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। वहीं 16 मई की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके आंशिक प्रभाव के चलते प्रदेश में 17 मई से फिर से मौसम करवट लेता हुआ नजर आएगा तथा बरसात की संभावना बनेगी। इस कारण प्रदेश के 8 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, सोनीपत और पानीपत में बरसात हो सकती है। वहीं बाकी 14 जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा कुछ जगहों पर बादल छाने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बल्लभगढ़ की तरफ से जलकर्मी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे कार्यालय में जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। इन पदों के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना पढ़ें। कुल कितने पदों पर भर्ती होगी, यह जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है। इन पदों पर उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में जल्द 7,596 पदों पर सरकारी भर्ती होगी। यह भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के जरिए ग्रुप D के पदों पर होने जा रही है। इसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। हरियाणा राज्य की नायब सैनिक सरकार की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से यह निर्णय OSC व DSC वर्ग के लिए किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों सरकार द्वारा SC को 2 वर्ग यानी OSC और DSC वर्ग में विभाजित किया गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने राज्य में होने वाली ग्रुप D भर्ती में इन दोनों वर्गों के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के माध्यम से ग्रुप D के 7,596 पदों में से DSC और OSC के लिए 1,209 पद रिजर्व करने का अहम फैसला लिया गया है, जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। सरकार ने DSC के लिए 605 व OSC के लिए 604 पद रिजर्व किए हैं। इन पदों हेतु सिलेक्शन प्रोसेस CET स्कोर के आधार पर मेरिट और पूरी पारदर्शिता से की जाएगी। वहीं CM नायब सिंह सैनी का कहना है कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ग्रुप D भर्ती में वंचित अनुसूचित जातियों यानी DSC के लिए 605 पद और अन्य अनुसूचित जातियों यानी OSC के लिए 604 पद रिजर्व किए गए हैं। इसके अतिरिक्त BCA, BCB, EWS, PH, ESP और ESM आदि कैटेगरी के लिए भी रिजर्व सीटों का प्रावधान रखा गया है।
हरियाणा में लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार अब एक नई योजना पर काम कर रही है। दरअसल जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अकाउंट बना रखा है वे अब अपनी समस्याओं को इस माध्यम से सरकार के समक्ष रख सकेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। इस योजना के लागू हो जाने के बाद से लोगों को उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान मिल पाएगा। इस विषय में सरकार के मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों व सभी विभाग अध्यक्षों को पत्र जारी कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत सभी विभागों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर ब्लू टिक लेना होगा ताकि लोगों को यह पता लग जाए कि अकाउंट वेरीफाई है या फिर नहीं। फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सभी विभाग अपना अकाउंट बनाएंगे जिस पर नागरिक अपनी शिकायत उस पर दर्ज करवा पाएंगे। जिन विभागों द्वारा पहले से अकाउंट बना रखे हैं उन पर लगातार विभाग को सरकार से जुड़ी योजनाएं, प्रगति रिपोर्ट आदि पोस्ट करती रहनी होंगी तथा सीएमओ हरियाणा की पोस्ट को रीट्वीट करना होगा। हर विभाग की एक सोशल मीडिया टीम होगी जिसमें ग्राफिक डिजाइनर और कंटेंट राइटर भी होगा। नागरिकों द्वारा प्राप्त शिकायत के उत्तर को विभाग के अकाउंट पर से पोस्ट करने से पहले अच्छी तरह से जांचा जाएगा। इतना ही नहीं, अकाउंट पर जो पोस्ट प्रकाशित की गई है उनकी डिटेल रिपोर्ट को हर महीने मुख्य सचिव कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के टॉपर से बात की। सीएम ने आर्ट, कॉमर्स और विज्ञान संकाय के टॉपर्स को बधाई दी। सीएम सैनी ने कॉमर्स संकाय से प्रदेश में प्रथम स्थान पाने वाले कैथल से अर्पणदीप सिंह, आर्ट संकाय के टॉपर जींद की सरोज और विज्ञान संकाय के टॉपर भिवानी के नमन से बात की और तीनों को उनकी शानदार उपलब्धि और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि तीनों संकायों में प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सम्मानित करवाया जाएगा। विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप 1-1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। मंत्री ने बताया कि वाणिज्य में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिव माजरा कैथल के अर्पणदीप सिंह ने 500 में से 495 अंक प्राप्त किए। वहीं डीएल मॉडल स्कूल नरवाना रोड जींद की सरोज ने आर्ट में 500 में से 494 अंक और नॉन मेडिकल में पीएस नवयुक्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोसाम भिवानी के नमन वर्मा ने 500 में से 493 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है। रेवाड़ी स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा की शुरुआत कर दी। विश्वविद्यालय में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एमकॉम, 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एमबीए और बीएचएमसीटी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आज यानी 15 मई से शुरू होने जा रहे हैं। बीएचएमसीटी एक 4 वर्षीय कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। इस कोर्स में कुल 60 सीटें हैं। आवेदन के लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 45% अंक होने चाहिए। होटल एवं पर्यटन प्रबंधन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर तेज सिंह ने बताया कि यह पाठ्यक्रम होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, क्रूज और ट्रेवल कंपनियों में कैरियर के अवसर प्रदान करता है। विद्यार्थियों को इंडस्ट्री, इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वे प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक बाजार में सफलतापूर्वक अपने कैरियर का निर्माण कर सकें। इच्छुक विद्यार्थी 15 मई यानी आज से 30 मई तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन की हार्ड कॉपी 6 जून 2025 तक जमा करवानी होगी। बीते दिन हुई बारिश के कारण हिसार अनाज मंडी में कई टन गेहूं भीग गया जिससे कि गेहूं खराब हो गया। खराब गेहूं काला पड़कर सड़ गया है। आड़ती अब खराब गेहूं को अलग कर रहे हैं और बोरियों में बंद गीले गेहूं को निकालकर सुखाया जा रहा है। इस नुकसान से आड़तियों को भारी आर्थिक हानि हुई है। मई में तीसरी बार हुई बारिश ने मंडियों में गेहूं को बार बार भिगोया है। जिले की 21 मंडियों में 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीद 15 मई तक चलेगी। इस बार 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से अब तक 4,92,710 MT यानी मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है जो कि लक्ष्य के लगभग बराबर पहुंच गया है। पिछले वर्ष की बात करें तो 4,85,000 MT गेहूं की खरीद हुई थी। अब तक 4,35,612 MT गेहूं का उठान हो चुका है जबकि 57,098 MT का उठान होना बाकी है। किसानों को गेहूं के लिए 1,035 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सबसे अधिक गेहूं खरीद बरवाला मंडी में हुई और दौलतपुर मंडी में सबसे कम खरीद हुई। गेहूं उठान में दौलतपुर, श्यामसुख और सिसाई मंडियों में 100% उठान पूरा हो चुका है जबकि आदमपुर, खेड़ी, लोचब और बास में 98% उठान हुआ है। वहीं उकलाना में सबसे कम यानी 66% और हांसी में 76% उठान हुआ है। जिले में कुल 88% गेहूं का उठान पूरा हो चुका है। बारिश के कारण हिसार के अनाज मंडी में गेहूं को काफी नुकसान पहुंचा है। यहां पर गेहूं बारिश के कारण काला पड़ गया जिससे कि आड़तियों को आर्थिक नुकसान हुआ है। रेलवे की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी अपडेट है। अगर आप भी रेलवे में शामिल होना चाहते हैं और आपको नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरीज यानी एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन किया है तो आपको बता दें कि एनटीपीसी परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी हो चुका है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। यह परीक्षा 5 जून से लेकर 23 जून तक आयोजित की जाएगी। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा 5 जून से शुरू होगी और 23 जून तक चलेगी। इसका अर्थ है कि 15 दिनों तक परीक्षा का आयोजन होगा।
सभी अभ्यर्थी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम देंगे। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यह एक कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी आधारित परीक्षा होगी। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में 100 प्रश्न आएंगे। परीक्षा के लिए कुल 90 मिनट का टाइम मिलेगा। परीक्षा में 40 सवाल जनरल अवेयरनेस, 30 मैथ्स, 30 जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के रहेंगे। सीबीटी 1 में पास होने वाले उम्मीदवारों को सीबीटी 2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। बता दें कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने जिले में काटी जा रही सभी अवैध कॉलोनियों और अवैध आरएमसी प्लांट को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। शहर के सेक्टर 12 स्थित प्रियदर्शनी सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में सुनवाई के दौरान उन्होंने यह आदेश दिया है। बैठक में सिकरोना गाँव में काटी जा रही अवैध कॉलोनी का मामला भी लगा हुआ है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने जिला नगर योजनाकार से अवैध कॉलोनियां विकसित होने का कारण पूछा। इस पर नगर योजनाकार ने मंत्री राव नरवीर सिंह को बताया कि अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी साल जनवरी से अब तक कुल 272 एकड़ जमीन पर बन रही 39 कॉलोनियों को तोड़ा जा चुका है। बैठक के दौरान पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने भी उनके क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया, तो कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने फरीदाबाद जिले में काटी जा रही सभी अवैध कॉलोनियों को गिराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों को तोड़ने के काम में और अधिक तेजी लाई जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान राव नरवीर सिंह ने जिले भर में चल रहे सभी अवैध आरएमसी प्लांट को तोड़ने का भी आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा में 25 मई तक मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी ड्रोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। राज्य भर के सभी उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह प्रिवेंटिव बैन संभावित खतरों का मुकाबला करने और बढ़ी हुई सुरक्षा परिदृश्यों के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ, राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा उपयोग किए जाने को छोड़कर उक्त मामले में पूरे राज्य में प्रतिबंध लगाया गया है। डॉक्टर मिश्रा ने सभी पुलिस इकाइयों और स्थानीय अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रोन की निगरानी तेज करने की सलाह दी है। अगर कोई ड्रोन या फिर यूएवी देखी जाती है तो इसकी तुरंत सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या अधिकारी को दी जानी चाहिए। साथ ही त्वरित एवं उचित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध उड़ने वाली वस्तु या फिर ड्रोन की सूचना बिना किसी देरी किए स्थानीय पुलिस या फिर अधिकारियों को देने का आग्रह किया है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत सिरसा में 800 हेक्टेयर क्षेत्र में 8,80,000 कलोन सफेदा पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि 15 जून के बाद बरसात के मौसम में पौधों को लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इच्छुक किसान अपने खेत में पौधे लगवाने के लिए वन विभाग से संपर्क करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वन मंडल अधिकारी सतीश कुमार का कहना है कि योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जाएगी। सतीश कुमार ने बताया कि योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 1100 कलोन सफेदा पौधे लगाए जाएंगे। शुरुआत में 1 साल तक पौधों की देखरेख विभाग द्वारा की जाएगी। इसके बाद पौधों की पूरी जिम्मेदारी किसान पर होगी। कलोन सफेदा रोपण अभियान में उन क्षेत्रों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी जहां की भूमि में सेम की समस्या पाई जाती है। इसमें डबवाली, नाथूसरी चोपटा, नहराना और गग्गर बेल्ट जैसे क्षेत्र मुख्य रूप से शामिल हैं। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून बुधवार को बंगाल की खाड़ी पहुंच गया। यह 27 मई को केरल में दस्तक देगा। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है, तो वहीं गुजरात, असम समेत 9 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी बढ़ती दिखाई दे सकती है और यहाँ उमस की संभावना बनी रहेगी। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मानसून ने मंगलवार को निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक दी थी। हर साल 22 मई के आसपास अंडमान में प्रवेश करने वाला मानसून इस साल 9 दिन पहले पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अंडमान सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान जैसी स्थिति बन रही है, जिससे कि 16 से 22 मई के बीच कम दबाव का एक क्षेत्र बन सकता है, जो कि 23 से 28 मई के बीच साइक्लोन शक्ति का रूप ले सकता है। अगर यह साइक्लोन बनता है तो 24 से 26 मई के बीच ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों पर इसका असर पड़ना तय है। आज यानी 15 मई की बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश हो सकती है। तेलंगाना और केरल में ओले गिरने की संभावना है, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आंधी और बिजली गिरने के आसार जताए गए हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होगी। तो वहीं 16 मई यानी कल छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेज आंधी और बारिश का असर देखने को मिलेगा। वहीं पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा में अगले 2 दिन यानी 15 और 16 मई तक मौसम साफ बने रहने की संभावना है। 17 मई को फिर से मौसम बदलेगा।
जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवई को सीजेआई पद की शपथ दिलाई। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है। सीजेआई खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम था, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है। सीजेआई गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए प्रोफाइल के मुताबिक बात करें तो जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। जस्टिस गवई का 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्म हुआ था। उन्होंने 1985 में कानूनी करियर शुरू किया। 1987 में बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की तो वहीं 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत की। 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाईकोर्ट के परमानेंट जज बने। सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे हैं। उनमें नरेंद्र मोदी सरकार के 2016 के डिमोनेटाइजेशन के फैसले को बरकरार रखना और चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना शामिल है। जस्टिस गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत वरिष्ठता सूची में आते हैं। संभावना है कि उन्हें 53वां चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की परिकल्पना के अनुसार प्रशिक्षित युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार आईटीआई पाठ्यक्रम को अपडेट करने जा रही है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि नए पाठ्यक्रम में एआई, सॉफ्ट स्किल्स और उद्योग केंद्रित मॉड्यूल में बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा ताकि युवाओं को आधुनिक नौकरियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अधिकतम प्लेसमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक है। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने औद्योगिक भर्ती को व्यवस्थित करने और हरियाणा के कुशल युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 182 अंक चढ़कर 81,331 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 89 अंक की तेजी रही और ये 24,667 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 ऊपर बंद हुए। टाटा स्टील का शेयर 3.95%, टेक महिंद्रा 2.26% और जोमेटो 2.20% चढ़कर बंद हुए। मारुति और इन्फोसिस सहित कुल 6 शेयरों में 2% तक का उछाल देखने को मिला, जबकि टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स और कोटक बैंक 1.7% तक गिरे। निफ्टी के 50 शेयरों में से 39 में तेजी रही। सबसे ज्यादा बढ़त मेटल सेक्टर में दिखाई दी जो कि 2.46%, रियल्टी में 1.70% रही। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 485 रुपए गिरकर 93,859 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 420 रुपए कम होकर 96,400 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 88,200 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 96,210 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।